हेलो साथियों, मैं मनोज पाल पीएससी बाय टीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ रहे हैं। इसमें 5-6 राजवंश हम पढ़ चुके हैं। आज तोमर राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो इसका ब्रीफ देखते हैं। तो ये आपको मध्य प्रदेश के इतिहास, ये आपको यूनिट 2 प्री की यूनिट 2 में ये मिल जाएगा आपको प्रमुख राजवंश। इसमें सारे राजवंश हैं, ठीक, जो अपन मेंस में दिए हुए हैं आपको, वो जो पढ़ने वाले हैं वो सारे, ठीक। उसके बाद आप ये मेंस के में भी देख सकते हो, ये प्रमुख राजवंश है। इसमें देखो, अब देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ है मध्य प्रदेश में, ठीक। तो ये एमपी के मैप से समझ लेते हैं, ये एमपी का मैप है आपका, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। तो सबसे पहले गर्दभील राजवंश, यहाँ उज्जैन जो है वर्तमान अवंतिका उज्जैन, ठीक, वहां गर्दभील राजवंश आपको देखने को मिलेगा। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक, उनकी राजधानी थी। उसके बाद नाग राजवंश, ये नाग राजवंश कहा, उत्तर में ग्वालियर क्षेत्र, जिसकी क्या राजधानी थी आपकी, पवाया या पद्मावती, जिसकी राजधानी थी नागवंश। उसके बाद औलिकर राजवंश, ये कहाँ पड़ता है, वर्तमान मध्य प्रदेश में, यहाँ मंदसौर दसपुर, जिसकी प्राचीन नाम था मंदसौर में। परिव्राजक राजवंश, ये कहाँ पड़ता है, सतना, सतना में, यहाँ की जगह। इसकी राजधानी कौन सी हुई थी, परिव्राजक राजवंश की नागौद, नागौद राजधानी हुई। उसके बाद उच्चकल्प, ये भी सतना से संबंधित है और इसकी राजधानी क्या हो गई, उचेहरा, है ना, ठीक। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश, अब गुर्जर प्रतिहार राजवंशों की आपको दो राजधानी देखने को मिलेगी। एक तो पहली राजधानी आपकी उज्जैन और दूसरी राजधानी कन्नौज, ठीक। पहली राजधानी उज्जैन, यहां से इस वंश की स्थापना हुई गुर्जर प्रतिहार की, और नागभट्ट प्रथम ने ये राजधानी स्थापित की। उसके बाद जब वत्सराज कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय कन्नौज को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करता है। फिर कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश कहाँ है आपके, यहाँ वर्तमान जबलपुर में जो त्रिपुरी है वो उनकी कलचुरी वंश की राजधानी रही। चंदेल राजवंश, चंदेल राजवंश बुंदेलखंड में शासन किया। इनकी 3 राजधानी आपने को देखने को मिलेगी। सबसे पहली राजधानी आपकी रहेगी खजुराहो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी महोबा, और फिर तीसरी राजधानी रहती है आपकी कालिंजर, है ना। ये राजधानी एक एक करके ऐसी रही थी, है ना। उसके बाद आते हैं परमार, परमार राजवंश का शासन कहाँ रहा था, वर्तमान में यहाँ धार, धार क्षेत्र में इनका राजवंश रहा, धार नगरी उस समय कहा जाता था। उसके बाद गोंड राजवंश, गोंड राजवंश का कहा, गढ़ा इनकी राजधानी थी, जो कि ग्वालियर और मंडला क्षेत्र में आता है आपका। फिर कच्छप घात राजवंश पढ़ चुके हैं, 3 शाखाओं में उत्तरी मध्य प्रदेश, जिसमें नरवर की शाखा, दुबकुट की शाखा और ग्वालियर की शाखा प्रमुख रूप से थी। तो ये राजवंशों का ब्रीफ है। ये हर बार इसलिए बता देता हूं क्योंकि ये आपको एक बार माइंड में मैप हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजवंश नए हैं। तो एक बार जगह लोकेशन मैप में याद हो जाए राजधानियों की, धीरे धीरे करके शासक भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चल ठीक, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं तोमर राजवंश। इनका क्षेत्र कहाँ था, बेसिकली ग्वालियर क्षेत्र में, ठीक। तो जो तोमर है वो मुख्यतः राजपूतों की शाखा थी, ठीक। तो अब जब अपन हर्ष, एक जो शासक था हर्षवर्धन, 647 ईस्वी में उसकी अपने जो पुलकेशन द्वितीय शासक है बादामी के चालुक्य का, उससे नर्मदा या रेवा के युद्ध में लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 647 में जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद से पूरे उत्तर भारत में जो छोटे छोटे राजवंशों का विकास होने लगता है। तो लगभग आप 647 से 650 से मान लेते हैं, 650 से 1200 तक, जब तक आपके इधर से पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमणकारी आने नहीं लगते, तब तक का काल आपका राजपूत काल कहलाता है, ठीक। तो इस राजपूत काल में क्या होता है, उत्तर भारत में छोटे छोटे राजवंश जब शासन करने लगते हैं, तो ये राजवंश आप देखोगे तो विशेष रूप से सभी जो है तो राजपूत काल के वंश रहते हैं। तो इनमें कौन कौन से, आज जो अपन पढ़ने वाले मध्य भारत में कौन सा था, तोमर। मध्य भारत में ही आपका यही गुर्जर प्रतिहार राजवंश रहा, यहाँ ऊपर था, लेकिन इनकी राजधानी यहाँ कन्नौज थी। लेकिन जो इन्होंने शुरुआत क्या थी गुर्जर प्रतिहारों की, उज्जैन से ही थी, ठीक। उसके बाद यहाँ बुंदेलखंड में चंदेल, ये अपने सिलेबस में है, ठीक। तो ये प्रमुख रूप से 3 जो अपने मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये कलचुरी भी जो अपने दक्षिणी मध्य प्रदेश का हिस्सा थे, वो भी जो है क्या कहलाए, ये भी राजपूतों की एक शाखा के अंतर्गत ही माने जाते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ गढ़वाल शासक, जो कि उत्तर भारत में थे, यहाँ जो गढ़वाल शासक के रूप में आप देखते हो जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध लड़ रहे थे गौरी से, तब वो उनके साइड, गौरी के साइड हो गए थे, वही जयचंद है। उसके बाद यहाँ चौहान शासक या चाहमान शासक, चौहान शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हो, तो वो दिल्ली अजमेर वाले क्षेत्र में थे। उसके बाद परमार, ये भी अपने सिलेबस में है, ठीक।
एमपी वाले परमार राजवंश, ये परमार राजवंश भी इनकी राजधानी धारानगरी धार थी, वो हो गए सोलंकी। सोलंकी इनको चालुक्य कहा जाता है। तो चालुक्यों की भारतीय इतिहास में 3 शाखाएं देखने को मिलती है, कल्याणी के चालुक्य, दूसरे भेंगी के चालुक्य और फिर बादामी के चालुक्य। ये 3 इस प्रकार शासक रहे। तो ये पूरा आप उत्तर भारत में देखोगे, और इधर बंगाल साइड सेन वंश का शासन था। तो ये सारे प्रमुख रूप से जो थे आपके राजपूत राजवंश थे। ठीक है, उसके बाद चोल राजवंश जो है ये नीचे दक्षिण भारत में आपने देखा बहुत विशाल साम्राज्य की यहाँ स्थापना कर लेते हैं। ठीक, चल उसके बाद तोमर राजवंश। अब ये तोमर राजवंश जो है इनकी जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो इनकी जानकारी के स्रोत कुछ पुस्तकों के माध्यम से मिलते हैं। अब ये पुस्तकें देखो प्रीलिम्स के फैक्ट्स में आ सकती है, दूसरी मेंस में भी आपको लिखने में आ सकती है कि जब आप जैसे मान लो कि एक बड़ा क्वेश्चन कि भाई किसी भी वंश का आप वर्णन करो, तब किसी वंश का आप वर्णन करते हो तो फिर 7 नंबर में या फिर 10 नंबर में, तो इस समय में आपको सारी पूरे वंश के बारे में सारी ब्रीफ बतानी होती है कि जानकारी के स्रोत क्या है, उसके बाद प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं, उन्होंने क्या निर्माण करवाया, शासकों के प्रमुख काम कौन कौन से थे, उनके समय में कौन सी कला, स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला आदि विकास हुआ, तो सारी जानकारी आपको देनी पड़ती है। तो ये पूरा ब्रीफ में देखेंगे तो ऐसा रहेगा, बाकी अलग अलग शासकों के हिसाब से तो है। ठीक, उसके बाद खड़गराय। खड़गराय के समय गोपांचल आख्यान, जो ग्वालियर क्षेत्र के कारण ही गोपांचल आख्यान रहा। ये जो पर्वत है आपका ग्वालियर का किला जो है गोपांचल का पर्वत कहा जाता है। तो खड़गराय ने गोपांचल आख्यान लिखी। फिर जलाल खेसरी नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने तारीख है ग्वालियर नामक एक पुस्तक लिखी। सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, मेंस में 2 नंबर, साथ ही प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इनके लेखक या फिर किस राजवंश से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। घनश्याम पंडित, इनकी शासक तारीख नामा ग्वालियर थी। उसके बाद हीरामन, ये शासक, ये इनके समय में ग्वालियर नामा एक प्रमुख पुस्तक हुई, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक, तो ये तोमर राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इनकी उत्पत्ति, जो तोमर राजवंश है उनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो एक ऐसा मुरैना में क्षेत्र है ऐसा, वहीं से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। छोटे से शासक के रूप में उत्पत्ति हुई और वहीं से अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो गोपांचल कथा में ऋषि अत्रि सबसे प्रमुख रूप से अगर इनके वंश का विकास देखा जाए तो ऋषि अत्रि से उत्पन्न हुए, और उसी कारण इनको क्या कहा? सोमवंशी कहा गया। ठीक, ऋषि अत्रि ने जिस भी तरह यज्ञ के या इसी माध्यम से किसी वंश की उत्पत्ति भारत में बताई जाती है, तो ऋषि अत्रि के कारण सोमवंशी कहलाए। उसके बाद अभिमन्यु, जो अभिमन्यु कौन के पुत्र थे? अर्जुन। अर्जुन जो पांडव थे उनके पुत्र थे अभिमन्यु, उनकी पत्नी थी उत्तरा के पुत्र परीक्षित। ठीक, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए। इनके जो वंशज हैं वो क्या कहलाए? तोमर कहलाए। ठीक, उसके बाद कवि केशवदास, जो केशवदास आपके कवि हैं, उन्होंने तोमरों को सोमवंशी और यदुकुल कलश, यदुकुल कलश देखो सोमवंशी तो ऋषि अत्रि से जोड़ देंगे अपन। ठीक, ऋषि अत्रि से जुड़े होने के कारण क्या कहलाए? सोमवंशी। उसके बाद यदुकुल कलश, ये यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से भी संबंधित बताए जाते हैं, इसलिए इनको यदुकुल कलश कहा गया। इनका मूल क्षेत्र कौन सा? ऐसा, जो कहाँ है? वर्तमान में मुरैना में आता है। राजधानी, प्रारंभिक राजधानी ऐसा रही, उसके बाद राजधानी कहाँ होती है आपकी? ग्वालियर हो जाती है। तो ऐसा मुरैना जो है विठल देव तोमर ने अपनी राजधानी यहाँ बनाई थी। ठीक, चल नेक्स्ट। उसके बाद आते हैं इसके प्रमुख शासक। तो इनके प्रमुख शासकों में आप देखते हो वीर सिंह देव, ये पहले शासक होते हैं और इंपॉर्टेंट शासक होते हैं, क्योंकि इनके समय ही स्वतंत्र सत्ता तोमर राजवंश की स्थापित हो जाती है। उद्धरण देव इंपॉर्टेंट शासक है। बीरम देव या बीरमेंद्र देव, अब बीरम देव नाम के आपको बघेलखंड रियासत में भी एक शासक मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये बीरम देव जो है वीरमेंद्र देव है ना, वीरमेंद्र देव है ये। ठीक, वीरमेंद्र देव और तोमर, इनके नाम के आगे तोमर भी लगा रहेगा, और जो बघेल रहेंगे वो वीरमदेव बघेल के नाम से रहेंगे। तो जब भी कोई शासक, अगर वैसे रिपीटेशन थोड़े काफी है इसमें तो नामों में, तो जब भी आपको ये कंफ्यूजन रहे कि, तो वो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा प्रीलिम्स में या मेंस में, तो उसके राजवंश का नाम लिखा रहेगा, या फिर राजवंश का नाम अगर नहीं लिखे तो ये समझ जाना कि जिसने ज्यादा काम किए हैं, समझ रहे, मतलब जो ज्यादा प्रसिद्ध है वही राजा को मान के चलना कि उसी वंश का है। ठीक, उसके बाद गणपति देव आते हैं, फिर कीर्ति सिंह है, कल्याणमल है, मान सिंह सबसे इंपॉर्टेंट शासक। अगर तोमर राजवंश से किसी शासक का जो ज्यादातर प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, या फिर मेंस में आपका 7 नंबर या 10 नंबर में किसी के आने की संभावना है, तो वो मान सिंह है। ठीक, उसके बाद विक्रमजीत सिंह, और सबसे लास्ट शासक आपके आते हैं राम सिंह। ठीक, चल तो वीर सिंह तोमर देखते हैं। तो तोमर वंश के संस्थापक 1388 में इन्होंने कहा
ग्वालियर क्षेत्र में अपनी जो है वंश की स्थापना की। क्या नाम रखा? तोमर राजवंश। ठीक, उसके बाद ये प्रथम स्वतंत्र शासक हुए। स्वतंत्र शासक कैसे? जैसे जो सामंत के रूप में किसी का या किसी बड़े राजा के अधीन शासन करते थे, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर लिया। दिल्ली के इस समय कौन शासक थे? अलाउद्दीन सिकंदर शाह। तो वो अलाउद्दीन सिकंदर शाह, उनसे अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। उसके बाद इनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या रही? तो ग्वालियर क्षेत्र में जो है गुर्जर प्रतिहार, ये भी राजपूत शासक है, तो इनका प्रभाव था, और दिल्ली सल्तनत का यहाँ ग्वालियर क्षेत्र में प्रभाव था। तो दोनों से ही दोनों के ही प्रभावों से अपने आप को, अपने राजवंश को मुक्त किया और स्वतंत्र रूप से सत्ता स्थापित कर ली। उसके दिन का साम्राज्य विस्तार देखा जाए तो कहाँ था? वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ऐसा क्षेत्र, मुरैना वाला, चंबल घाटी, चंबल की जो घाटी उत्तरी मध्य प्रदेश में बहती है, उस क्षेत्र में इन्होंने अपना पवाया, जो कि पद्मावती वर्तमान में ग्वालियर में पड़ता है, और नरवर, है ना। ठीक, फिर युद्ध, दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह, ठीक, नासिरुद्दीन महमूद शाह को इन्होंने हराया था। ठीक, चल, ये हो गई उनकी उपलब्धियां। उसके बाद आती है साहित्यिक उपलब्धियां। साहित्यिक उपलब्धियां इनके, ये थोड़े मतलब स्वतंत्र हुए थे, ठीक, तो इनकी स्वयं भी विद्वान थे और साहित्य में रुचि थी, इस कारण इन्होंने वीर सिंहावलोक, ये खुद की पुस्तक है। उसके बाद दुर्गा भक्ति तरंगिणी, एक ही पुस्तक है, ये दो नहीं, ठीक, दुर्गा भक्ति तरंगिणी इन्होंने स्वयं ने पुस्तकें लिखी। उसके बाद विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया अपने राज्य में, जिसमें धीमान, सारंग, लक्ष्मीधर, सारंगधर, कृष्ण, ये प्रमुख विद्वान इनके दरबारों में थे। अब जो विद्वान जिन दरबारों में रहते थे, वो राजा जो है विद्वानों को संरक्षण देने के पीछे कारण रहता था। जैसे क्या होता था कि जो विद्वान है वो राजा का गुणगान करते थे, जब प्रजा के बीच में जाके, या इतिहास में दर्ज करवाते थे राजा को कि राजा ने कौन कौन से काम किए। हालांकि बड़ा चढ़ाकर भी बता दिया जाता था कई बार, लेकिन ये समाज में, प्रजा में, तो राजा की बहुत बढ़िया न्यायप्रिय लोकप्रिय शासक की छवि बनाने का काम करते थे। राजा की यश में भी बढ़ोतरी होती थी, तो इसलिए विद्वानों को संरक्षण दिया जाता था। फिर एक और इनके समय में विद्वान हुए जयसिंह सूरी, इन्होंने कुमारपाल चरित्र, एक पुस्तक है कुमारपाल चरित्र, इसकी रचना की। ठीक, उसके बाद नृपचंद्र मुनि एक विद्वान हुए, प्रसन्न चंद्र सूरी विद्वान हुए, है ना। ठीक, संगीत का विकास, अब इनके समय में एक इंपॉर्टेंट संगीतकार थे दामोदर भट्ट, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि इन्होंने संगीत दर्पण की रचना की। और वर्तमान में करंट से अगर इसको रिलेट किया जाए तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में अभी अपने जो ग्वालियर है उसको सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। किसने? यूनेस्को ने। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा देने के कारण ग्वालियर भी करंट में चर्चा में आ जाता है। अब देखो, इसको प्रीलिम्स में तो ये सीधे सीधे फैक्ट के रूप में ये पूछा जा सकता है, या फिर किसने शुरुआत की, तो यहीं से शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अब आप मेंस में जोड़ना, तो बहुत सारे बच्चों को रहता है कि हिस्ट्री को कैसे मेन करंट से जोड़े। तो आप ये आपके माइंड की कॉन्शियसनेस या प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है कि सिटी ऑफ म्यूजिक की अब जैसे दी है, तो ग्वालियर क्षेत्र में जो भी शासक हुए जिन्होंने संगीत के लिए कुछ किया है, तो उनमें ये फैक्ट आप डाल सकते हो। तो एक जो कॉपी चेक करने वाले को लगेगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है बच्चे के अंदर, तो उसने जो है करंट से इतिहास को जोड़ दिया, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ सकते हैं आप। उसके बाद उद्धरण देव, अब इनका जो नामकरण है, इसकी कहानी है कि उस समय शक जो है बहुत आक्रमण हो रहा था इस समय में, तो इन्होंने शकों को हराया और विनाश कर दिया, तो इसलिए इन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। मतलब भारतीय जो संस्कृति में भारत के बाहर से जो भी लोग आए हैं, ठीक, तो अपनी जाति व्यवस्था के अंतर्गत वो कहीं फिट नहीं बैठते थे, तो इनको मलेच्छ नाम दे दिया जाता था, है ना। ठीक, मलेच्छ नाम दिया जाता था। मलेच्छ अर्थात होता है कि भाई समाज में मिलने लायक नहीं है, ये बाहरी लोग हैं, ये किसी प्रकार की सभ्यता संस्कृति मतलब असभ्य टाइप के लोग रहते हैं। तो इनको क्या है कि भारत में मतलब ये कहीं ना कहीं अपवित्र कर देंगे, सब विनाश कर देंगे, तो इन्होंने शकों को विनाश करके पृथ्वी का उद्धार कर दिया, मतलब वापस उनको पवित्र कर दिया। ठीक, तो इसलिए कौन, इनका नाम क्या पड़ गया? उद्धरण देव। ठीक, इनके समय में गंगोला ताल शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट शिलालेख है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है ना, गंगोला ताल शिलालेख की रचना किसने की थी? वेन सूरी गयाधर ने की थी। ठीक, चलो उसके बाद अब आते हैं वीरमेंद्र देव या वीरमदेव तोमर, है ना। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको बघेलखंड में भी एक वीरमदेव मिलेंगे, तो इनके नाम के आगे लिखा रहेगा वीरमदेव तोमर। ठीक, चलो उसके बाद आते हैं इनकी उपाधि। इनकी उपाधि थी वीर क्षितिपति। वीर क्षितिपति तेजो रत्नम इनकी प्रमुख उपाधियां रही है। निर्माण कार्य इन्होंने
जो मितावली कहाँ है वर्तमान में, मुरैना में, ठीक, के परिमंडलाकार मंदिर है। परिमंडलाकार जो 64 योगिनी का मंदिर है आपका, वो परिमंडलाकार मंदिर है, ठीक। उसमें क्या किया इन्होंने, जो शिवलिंग है वहां की जगह शिवलिंग स्थापित करवाया और अंबिका देवी सभा मंडप बनवाया, ठीक। एक अंबिका देवी का मंदिर है, उसमें सभा मंडप को इन्होंने बनवाया, ठीक। अब जो मितावली का मंदिर है 64 योगिनी, ये कहा, मितावली मुरैना में है, जिससे अपने संसद भवन प्रेरित था, पुराना वाला, जिसको वर्तमान में संविधान सदन का नाम दिया गया है, ठीक। तो इसमें शिवलिंग की पूजा होती थी, तो वो शिवलिंग जो है किसने स्थापित करवाया था, बीरमदेव ने, ठीक। चलो, धार्मिक कार्य, ये शैव और शाक्त धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया। शैव कौन होते हैं, जो भगवान शिव को की पूजा अर्चना करते हैं, उसके उपासक होते हैं, उनको शैव कहा जाता है। शाक्त क्या होते हैं, जो शक्ति या देवी शक्ति को पूजन करते हैं, या बोलते हैं कि प्रकृति का उत्साधन या प्रकृति का निर्माण देवी शक्ति के कारण हुआ है, उनको शाक्त बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये बीरमदेव हो गए। उसके बीरमदेव के समय में क्या हुआ, गणकीर्ति। इनके समय में कुछ कुछ विद्वानों का संरक्षण था, जैसे आपके गणकीर्ति हो गए, और दूसरे संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, पद्मनाभ। अपने बीरमदेव के समय जो रहे, इन्होंने यशोधर चरित की रचना की थी, ठीक। इसके समय में, वीरभद्र देव के समय में। इसके समय क्या हुआ, आक्रमण होता है 1423 ईस्वी में ग्वालियर पर। होशंग शाह जो कहाँ के शासक थे, आपके मांडू के शासक थे। मांडू वर्तमान धार में है ना, मांडू के शासक थे, और उन्होंने अपने जो ग्वालियर क्षेत्र पर आक्रमण किया। जब ग्वालियर की गद्दी पर कौन बैठे थे, वीरभद्र देव, है ना, तो होशंग शाह ने आक्रमण किया। फिर अगले शासक अब आते हैं, ये हो गया कौन सा, आपका वीरभद्र देव। अब गणपति देव अगले शासक हैं, ठीक। गणपति देव का जो उल्लेख है वो नरवर कहाँ है, शिवपुरी में, के जय स्तंभ अभिलेख पर देखने को मिलता है। गणपति देव ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है होशंग शाह का आक्रमण किसके समय में हुआ, तो ये गणपति देव थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं डूंगर सिंह या डूंगरेंद्र सिंह तोमर, इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक। तो इन्होंने जैन धर्म के संरक्षक के रूप में कार्य किया, ठीक, एक पॉइंट हो गया। तो ये इन्होंने अपने साम्राज्य में जैन धर्म को संरक्षण दिया। उसके बाद निर्माण, अब इन्होंने क्या क्या बनवाया, निर्माण कार्य के अंतर्गत ग्वालियर के किले में गणेश पौड़ दरवाजा है, उसका निर्माण कौन ने करवाया, डूंगर सिंह या डूंगरेंद्र देव ने करवाया। अब इनके समय में आक्रमण होते हैं, ठीक। तो दिल्ली के सुल्तान मुबारक शाह ने इनके समय में आक्रमण किया, 2 बार किया। एक तो 1427 से 1429 के समय में आक्रमण किया। इसके स्वरूप क्या हुआ कि एक बार तो नहीं हारे, ठीक, सशक्त मुकाबला किया, लेकिन दूसरी बार 1429 में जब डूंगरेंद्र सिंह को लगा कि वो युद्ध हारने की कंडीशन में है, तो उन्होंने क्या किया, जो मुबारक शाह उसकी संधि शर्तों को स्वीकार कर लिया, और उनके अंदर अधीनता को स्वीकार कर लिया। बोले कि हम तुम्हारे अधीन ही शासन करेंगे, और जो साल भर का जो राजस्व रहेगा वो आपको देते रहेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद अब और हो गया मुबारक शाह का आक्रमण। उसके बाद होशंग शाह और महमूद खिलजी, ये होशंग शाह शासक था, ठीक, गौरी वंश का, जो कि मालवा का गौरी वंश है ना, और महमूद खिलजी ये मालवा के खिलजी वंश से संबंधित है। तो इन्होंने मालवा पर शासन किया। तब चूंकि अब क्या हो गया, जो मुबारक शाह के समय में डूंगरेंद्र देव जो है दिल्ली सल्तनत के संरक्षण में आ चुके थे, तो उस समय होशंग शाह और महमूद खिलजी ने दोनों ने आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने दोनों को ही हरा दिया। क्यों, क्योंकि इनके समय में दिल्ली सल्तनत का इन पर संरक्षण था, डूंगरेंद्र देव। उसके बाद कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन। अब ये जैनुल आब्दीन जो शासक हैं, ये कश्मीर के शासक हैं। इनको कश्मीर का अकबर या कश्मीर का जो है अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर कहने के संबंध में क्या है, जैसे अकबर के जो काम थे वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था, गौरक्षा और हिंदू धर्म के जो मतलब लोग थे उनको भी बड़े बड़े पदों पर अपने राज्य में स्थापित करवाया। तो वैसे ही जैनुल आब्दीन ने काम किए। अब ये हो गया अकबर होने के कारण। उसके बाद उसको अलाउद्दीन खिलजी क्यों कहा जाता है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था स्थापित की, राजस्व सुधार किए, तो वैसे ही काम जैनुल आब्दीन ने कहा किए, कश्मीर में, इसलिए उसको कश्मीर का अकबर और अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है, ठीक। तो अब चूंकि जैनुल आब्दीन और इनके में संबंध स्थापित होने का भी कारण है कि जैनुल आब्दीन हिंदुओं के प्रति क्या रख रहा है, सकारात्मक भाव रख रहा है, सद्भाव की नीति रख रहा है। तो वैसे ही जो ग्वालियर के शासक है तोमर वंश के, वो भी हिंदू शासक हैं, वो भी हिंदू प्रजा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने सद्भाव के स्तर पर संबंधों की स्थापना कर ली, ठीक। और साहित्यिक विकास क्या होता था, इनके समय महाकवि रईधू हुए हैं एक, उन्होंने सम्मत गुण निधान की रचना की है, ठीक। उसके बाद
ये पार्श पुराण भी एक रचना इनके समय में हुई है ना, ठीक। ये कोई हेडिंग नहीं है ऐसे, पार्श पुराण, ठीक। उसके बाद जो विष्णुदास पंडित है ये, है ना, विष्णुदास पंडित, इन्होंने चरितु रामायण की रचना की है। किसने? विष्णुदास पंडित ने चरितु रामायण की स्थापना, मतलब लिखा है उनको, ठीक। और एक जगदेक मल, ये हुए हैं, इन्होंने संगीत चूड़ामणि नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक। तो ये कौन के समय? डूंगरेंद्र सिंह के समय में ये हो रहा है सब। उसके बाद अभिलेख, इनके समय में रोहतासगढ़ का अभिलेख प्राप्त होता है। तो ये रचना इंपॉर्टेंट है ना, ठीक। चलो, उसके बाद आते हैं कीर्ति सिंह तोमर। कीर्ति सिंह तोमर के समय में क्या होता है? इनकी उपाधि महाराजा धीराज है। ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं, तो अपना नाम क्या रख लेते हैं? महाराजा धीराज कीर्ति सिंह देव। उसके बाद जानकारी, इनकी जानकारी लोरी शिलालेख, जैन धर्म लोरी शिलालेख से जानकारी मिलती है, और उनमें क्या किया था? वहां जैन धर्म को संरक्षण दिया था। अब इनका झुकाव जो है जैन धर्म की ओर भी हो गया था, मतलब जैन धर्म को कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे थे। इनके समय में बहलोल लोधी और हुसैन शाह सरकी। अब बहलोल लोधी जो है लोधी वंश के संस्थापक और शासक है। इन्होंने ये दिल्ली सल्तनत में बैठे हैं ना। अब दिल्ली और ग्वालियर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो इनकी सीमाएं आपस में टकराती है। जब भी दो राज्यों की सीमाएं टकराती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। वर्तमान संदर्भ में आप चीन और पाकिस्तान से संबंध देख सकते हैं, ठीक। तो ये दिल्ली सल्तनत ने अब ग्वालियर पर आक्रमण, अब आगे आने वाले जो शासक हैं लोधी वंश के, सिकंदर लोधी हो या इब्राहिम लोधी हो, ये कंटिन्यू ग्वालियर पर आक्रमण करते रहेंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं हुसैन शाह सरकी। अब हुसैन शाह सरकी जो है ये कहाँ के शासक है? जौनपुर। जौनपुर जो वर्तमान में यूपी में पड़ा है, ठीक, पड़ता है जौनपुर। जौनपुर के शासक यहाँ सरकी राजवंश का था। उसके हुसैन शाह सरकी ने भी ग्वालियर में आक्रमण किया, ठीक, इन दोनों ने। ये कीर्ति सिंह तोमर के समय में हो रहा था। उसके बाद बादल सिंह तोमर आते हैं। बादल सिंह तोमर ने अपने ही नाम से बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया नहीं है, लेकिन बादलगढ़ दुर्ग की नींव रखी इन्होंने और उसका निर्माण कार्य किया, लेकिन जो है उसको पूरा नहीं कर पाए थे। आगे मानसिंह तोमर इसको पूरा करेंगे, ठीक। ये बादल सिंह तोमर है। उसके बाद आते हैं कल्याणमल तोमर। कल्याणमल तोमर के समय में राजकवि नारायण दास, ठीक, इनके समय में कौन थे? जो राजकवि थे नारायण दास। उन्होंने छिताई चरित एक बुक है, ठीक, संगीत के संबंध में ये छिताई चरित की रचना की। उसके बाद इन्होंने खुद ने, कल्याणमल तोमर भी एक विद्वान शासक थे, उन्होंने सुलेम चरित की रचना की यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये कल्याणमल तोमर है। हाँ, ये मानसिंह तोमर है ना। ये मानसिंह तोमर, इनकी ग्वालियर में अभी मूर्ति स्थापित की गई है, कुछ दिन शायद पिछले साल या उससे पहले, ठीक। तो ये अपने मानसिंह तोमर, इनके बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शासक है ये, ठीक। अगर कोई शासक जो है 7 तोमर वंश से 7 नंबर या 10 नंबर में आ सकता है तो वो मानसिंह तोमर है, आपको ध्यान रखना, ठीक। अब इनका शासनकाल देखते हैं। 1486 से 1516 तक रहे हैं शासनकाल। अच्छा खासा लंबा शासनकाल किया, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके समय में साहित्यिक, सांस्कृतिक और संगीत की बहुत ज्यादा उपलब्धि हुई थी, बहुत विकास हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने सिटी ऑफ म्यूजिक, अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था वीर सिंह तोमर के समय में सिटी ऑफ म्यूजिक, तो ये पूरा इनके पूरे तोमर वंश के शासनकाल, और फिर आगे हम देखेंगे सिंधिया वंश के समय में भी संगीत को बहुत बढ़ावा दिया गया। तो जिसके कारण आज वर्तमान में 2023 में हम ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में स्थापित देखते हैं, ठीक। तो उसके पीछे का कारण क्या है? इन शासकों ने ये काम किया। तो साहित्यिक उपलब्धियों में क्या किया? सिटी ऑफ म्यूजिक की नींव रखी इन्होंने। संगीतकार और विद्वानों को, और है ना, और संगीतकार और विद्वानों को आश्रय प्रदान इनके समय में किया। और ध्रुपद है ना, ध्रुपद, इनके समय में ध्रुपद संगीत की कला का विकास हुआ। ध्रुपद संगीत की एक कला है जिसमें मतलब जो अपने तानसेन है वो भी विशेषज्ञ माने जाते थे। इनके समय में संगीतज्ञ कौन कौन? बेजू बावरा, ठीक, इनके नाम से वाकिफ होंगे आप, सुना होगा, ठीक। उसके बाद बख्शू है ना, बेजू बावरा, बख्शू। अगले हुए ये दूसरे मोहम्मद लोहंग, मृगनैनी इनकी पत्नी भी थी और संगीतकार भी थी, है ना। और तानसेन तो आप जानते हैं, ठीक। तो अब मृगनैनी जो है इनकी पत्नी थी, ये गुजरी जाति की थी, है ना, गुजर जाति की, ठीक। इन्हीं के नाम से गुजरी महल और जो और रागों की रचना है, गुजराई टोड़ी आदि जो राग है वो इन्हीं के नाम से मृगनैनी और मानसिंह दोनों ने किए। ऐसा कहा जाता है जो तानसेन है वो मृगनैनी और मानसिंह तोमर से ही इन्होंने सबसे पहले संगीत की शिक्षा ली थी। इनके समय में जो हरिदास थे वो भी इनके समय में ग्वालियर में ही रहते थे। तानसेन के जो गुरु हरिदास है वो भी इनके समय में यही रहा करते थे ग्वालियर में, ठीक है, ठीक। हाँ, मानसिंह तोमर के समय में स्थापत्य में क्या काम हुए?
तो इनके समय में गुजरी महल कहाँ है? ये वर्तमान में ग्वालियर के किले के अंदर है। उसके बाद मान मंदिर वही है। बादलगढ़ का महल तो बादल देव तोमर ने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी, लेकिन पूरा कौन ने किया? मान सिंह तोमर ने। और मान सिंह पैलेस अपने ही नाम से क्या हुआ, एक पैलेस है, महल का निर्माण इन्होंने करवाया। ठीक, तो ये इनके समय में स्थापत्य के कार्य हुए। रचनाएं खुद ने ही जो मतलब मान सिंह तोमर उन्होंने मान कौतूहल, ये संगीत के संदर्भ में ही रचना है मान कौतूहल। और ध्रुपद धमार ये दूसरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये ध्रुपद जो संगीत की कला है उसके संबंध में लिखी गई है। ठीक, ये रचना है। रागों की रचना आप देखो, रागों की जो रचना है वो इन्होंने किसके साथ? मृगनयनी, जो कि इनकी पहले प्रेयसी और फिर पत्नी बनी, मृगनयनी के साथ मिलकर की। ठीक, तो गुर्जराई टोड़ी, क्योंकि ये गुजरी जाति की थी, गुर्जराई टोड़ी, मान गुर्जराई और मंगल गुर्जराई ये प्रमुख इनके समय में राग हुए। ठीक, और तानसेन इनके समय में, चूंकि तानसेन अभी मतलब स्थापित ही हो रहे थे एक संगीतकार के रूप में, तो इन्होंने फिर आगे और फिर उनके बाद कहा, यहाँ से मान सिंह तोमर के बाद वो बघेलखंड रीवा जाते हैं रामचंद्र देव के दरबार में, वहां से फिर अकबर के यहाँ चले जाते हैं। ठीक, संगीत सार, राग कल्पद्रुम, संगीत रत्नाकर और रागमाला ये उनके समय की रचनाएं हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अन्य जो लेखक हुए वो श्रीपाल चरित, ये किसने? परिमल द्वारा, एक परिमल भी विद्वान है, उनने श्रीपाल चरित लिखी। ये कभी प्री में आ सकती है, ध्यान रखना। ठीक, एक दामोदर हुए विद्वान, उन्होंने चितय चरित की रचना की। चतुरु विद्वान हुए, उन्होंने नेमिश्वर गीता की रचना की। और नावादास, इन्होंने किसकी? भक्तमाल। नावादास को आप सूरदास के समय में ही कृष्ण भक्ति शाखा में भक्ति काल के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक, इन्होंने भक्तमाल लिखी और ये जो विठल दास है उनके ही शिष्य रहे। इनको अष्टछाप जो उनके समय में 8 विद्वानों का या भक्तिकालीन कवियों का जो एक समूह था उसके प्रमुख कवि थे। ठीक, और अन्य रचनाएं संगीत राग, सावंत, लीलावती ये प्रमुख रचनाएं जो है इनके समय में मान सिंह तोमर के समय में हुई। ठीक है, उसके बाद आते हैं युद्ध। अब इनका युद्ध देखो उसी समय में कंटिन्यू चला रहा है। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी ये सब रहे हैं। ठीक, उसके बाद मृत्यु इनकी 1516 में तो वो उससे उतर गए थे गद्दी से और 17 में मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोधी से युद्ध में पराजित होने के कारण हुए और मृत्यु इनकी हो गई। ठीक, उसके बाद अब इब्राहिम लोधी से पराजित हुए तो इब्राहिम लोधी ने इनको अपने अधीन कर लिया और अपने अधीन अब जो अगले वाले शासक आएंगे विक्रमादित्य वो इनके अधीन ही शासन करेंगे। ठीक, और सिटी ऑफ म्यूजिक का फैक्ट आप ध्यान रखें और इसको जब मेंस में लिखें तो ये ऐड करना है आपने। ठीक, चलो उसके बाद आते हैं विक्रमजीत। नाम है विक्रमजीत तोमर या फिर क्या बोलेंगे विक्रमादित्य तोमर। ठीक, ये है ना, विक्रमादित्य क्या थी उनकी उपाधि थी। ठीक, तो अब ये विक्रमजीत जो है विक्रमादित्य है वो इब्राहिम लोधी के अधीन शासन करेंगे क्योंकि इब्राहिम लोधी जीत चुका था। और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध, अकबर नहीं बाबर है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर के से पराजित हो जाते हैं। कौन? इब्राहिम लोधी पराजित हो जाते हैं और इब्राहिम लोधी की साइड से कौन लड़ते हैं? आपके विक्रमजीत तोमर लड़ते हैं। तो दोनों ही मध्यकाल में युद्ध स्थल में वीर गति को प्राप्त होने वाले पहले कौन? विक्रमजीत मर गए थे, उसके बाद इब्राहिम लोधी। तो ये फैक्ट दोनों के बारे में ही लिखा जाता है कि मध्यकाल में युद्ध स्थल में मरने वाले मध्य भारत के शासक विक्रमजीत तोमर और भारत के शासक इब्राहिम लोधी कहे जाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अब राम सिंह तोमर ये अंतिम तोमर शासक है। इनका जो शासन काल है 1526 से 1576 तक रहा। देखो अब जो है बाबर आ चुका है, बाबर ने बड़ी सत्ता, मुगल साम्राज्य प्रारंभ हो चुका है तो सत्ता मजबूत है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो शासक है छोटे छोटे कहीं ना कहीं अब दब जाएंगे, तो अब ये इनके अधीन शासन करेंगे और इनका बहुत ज्यादा महत्व रहेगा नहीं। तो ये अंतिम शासक हो गए। अब इनके बाद जो अकबर रहेगा इनके समकालीन, तो अकबर इनको निपटा ही देगा, बोले चलो हटाओ यहाँ से। ठीक, उसके बाद ये सब शासक थे तो मेवाड़ प्रवास पे गए। इसके बाद से अकबर ने यहाँ पे जो ग्वालियर क्षेत्र को पूरी तरह ही मुगल के साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, अब ये हो गए तोमर अंतिम। अब इनके समय में स्थापत्य मूर्ति कला का क्या विकास हुआ वो देखते हैं। रॉक वास्तुकला। ठीक, रॉक वास्तुकला मतलब इनके समय जो मतलब चट्टान को काटकर उनसे मूर्तियां, मंदिर ये बनाने का कार्यक्रम यहाँ चलने लगा। तो डूंगर सिंह के समय में क्या हुआ? गोपांचल पहाड़ी जो ग्वालियर पर्वत है उस पहाड़ी का नाम है गोपांचल पहाड़ी में काटकर जैनों की जैन मूर्तियां, जो जैन तीर्थंकर है उनकी मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, उसके बाद शैलकृत गुफाएं। अब देखो वही रॉक वास्तुकला के अंतर्गत शैलों को काटकर गुफाएं बनाई गई
गुफाएं जो है वो ग्रुप्स में हुआ करती थी। आप अशोक के समय में देखोगे तो जो गुफाएं वो ग्रुप में रहती, जैसे यहाँ उर्वाही समूह, डोडा समूह द्वार, डोडा द्वार समूह, गणेश पौड़ दरवाजा, ये गणेश पौड़ दरवाजा ग्वालियर उसमें है ना, ग्वालियर किले में है। पत्थर बावड़ी ये प्रमुख शैलकृत गुफाओं के समूह है। उसके बाद मूर्तियां देखो, यहाँ चूंकि जो शाक्त है, ये शाक्त संप्रदाय से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक, शक्ति को मानते थे, इसलिए यहाँ देवियों की मूर्ति मिलती है। अंबिका, चक्रेश्वरी, पद्मावती, सरस्वती, सुतारा, ये मूर्तियां मिलती है। क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल क्या होते हैं, जब गेट पे आपने देखा होगा जो आपने वो लेके बंदूक लेके तलवार लेके खड़े रहते हैं, तो क्षेत्रपाल की मूर्तियां। यक्ष, यक्षिणियों की मूर्तियां, ये देखा होगा आपने, बहुत जगह लिखा रहता है यक्ष यक्षिणियां। क्या होते हैं यक्ष, तो वो इनका शरीर क्या होता है, वो शरीर तो मानव का रहता है, लेकिन जो सिर है वो किसी का, जैसे मान लो बकरी का है या फिर हाथी का है या फिर सिंह का है, तो वो यक्ष रहते हैं, यक्षिणियां, ठीक, वो है, ठीक। तो इनके समय में ये मूर्तियां मिलती हैं। उसके बाद ये देखो, ये कौन सा महल है, गुजरी महल है। ये गुजरी महल वर्तमान में ग्वालियर के किले में स्थित है, ग्वालियर किले में है। उसके बाद ये वर्तमान में संग्रहालय है ना, ठीक, आप ग्वालियर किले जाओगे तो ये संग्रहालय के रूप में है, ठीक। इसका निर्माण किसने करवाया, राजा मानसिंह ने। गुजरी नाम क्यों रखा, क्योंकि इनकी जो रानी थी मृगनयनी, वो गुजरी जाति की थी, तो उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया, ठीक। तो ये हो गया है ना, किसने बनवाया, मानसिंह तोमर ने, लिख लिया अपन, ठीक। यहाँ अब इससे संबंधित अभी एक क्वेश्चन आया था पीएससी के किसी पेपर में, बोले कि साल भंजिका की जो मूर्ति है वो कहाँ रखी गई है, ठीक। तो साल भंजिका की जो मूर्ति है वो कहाँ रखी गई है, यहीं गुजरी महल में रखी गई। साल भंजिका की मूर्ति, इसको इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा की पेंटिंग तो आपने देखी होगी, लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। अब ये साल भंजिका की मूर्ति पूरे भारत में सबसे सुंदर मूर्ति होने का इसको खिताब है। इसको क्या इंडियन मोनालिसा कहते हैं। ये विदिशा के एक मंदिर से प्राप्त हुई है ना, मोनालिसा विदिशा के एक मंदिर से प्राप्त हुई है, नेट पर सर्च करके देखना, बहुत सुंदर मूर्ति, ठीक। चलो, उसके बाद गुजरी महल बता दिया मैंने, मानसिंह तोमर ने मृगनयनी के लिए, वर्तमान में संग्रहालय। और ये साल भंजिका की मूर्ति, इसको क्या बोला जाता है, इंडियन मोनालिसा। ये सारे फैक्ट बता दिए। चलो, हाँ, उसके बाद ग्वालियर का किला इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर का किला 525 ईस्वी में किसने, राजा सूरज सेन ने बनवाया था, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी मजबूती थी बहुत। भारत में ऐसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। भारत में ऐसे बहुत कम किले हैं जिनको बहुत लंबे समय तक जीता ही नहीं गया, या फिर बहुत ही कठिनाई से जीता गया। उनमें ग्वालियर का किला भी प्रमुख है। मध्य भारत में ही 2 किले ऐसे आते हैं, जैसे ग्वालियर, कालिंजर का किला, ठीक, जैसे मेवाड़ का किला, रणथंभौर के किले। ये ऐसे किले हैं जो बहुत मुश्किल से जीते गए, जीते ही नहीं गए। अच्छे अच्छे शक्तिशाली शासक हुए लेकिन जीत नहीं पाए, ठीक। तो जो ग्वालियर का किला है वो 525 में ईस्वी में राजा सूरज सेन द्वारा बनवाया गया था, ठीक। और इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, और बाबर ने इसको भारतीय किलों के मोती के रूप में भी बताया गया है। सहस्त्रबाहु मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर जो है ग्वालियर में स्थित है। ये वर्तमान में प्रचलित नाम जो है साजबाहु, क्योंकि सहस्त्रबाहु शब्द जो है अपने आप में कठिन शब्द है, तो जो जनमानस है उनको इतना कठिन नाम बोल नहीं पाते, तो इसको अपभ्रंश के रूप में या बोलते बोलते साजबाहु के रूप में प्रचलित हो गया। इसका निर्माण जो है कच्छप घाट के शासक देवपाल द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलो, उसके बाद ये देख लो, सासबहू का मंदिर यहाँ है, ठीक है, ग्वालियर के किले में ही स्थित है। ये ग्वालियर का किला है, देख लिया, 525 में सूरज सेन द्वारा बनवाया गया है ना। ये दाताबंदी छोड़ है, मध्य भारत का सबसे बड़ा क्या है आपका, ये गुरुद्वारा है। ये यहाँ मतलब जहांगीर के समय में ये निर्मित हुआ है। जहांगीर ने क्या किया था, यहाँ जो मतलब अपने जो अधीन जो छोटे छोटे शासक थे, लगभग 52 शासकों को यहाँ की जगह अपने कैद खाने में, जेल टाइप का था ग्वालियर का किला, तो वहां बंद करवा दिया था। तो ऐसे ही जो सिंह मतलब छठवें गुरु हैं, ठीक, हरि सिंह, उनके समय में, हरगोविंद सिंह, उनके समय में ये जब सारे बंदियों को छोड़ा गया था, तब इस उनकी स्मृति में इस दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे का निर्माण करवाया, इसीलिए नाम है उनका दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो दाताबंदी छोड़ जो है हरगोविंद सिंह जी की वो भी है, मतलब उपनाम भी है उनका, या उनको कहा जाता है, ठीक। चलो, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। तो ये ग्वालियर तोमर राजवंश हो गया है।
तो ऐसे ही आप अगले आगे राजवंश पढ़ते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसको देखते रहना, रिवीजन करते रहना, आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि अब नया जुड़ा है इसलिए थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है ना, याद हो मतलब कम याद होगा, तो बार बार आप रिवीजन करेंगे, देखेंगे तो हो जाएगा। चलो, थैंक यू।